Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, students. We are going to discuss today, uh, in continuation with what we were discussing earlier, and that is about the nature of science. So, we have discussed in detail the most often understood but wrong concept of science, and that is that science begins with observation, and that science is objective, and that science is universal, and that science gives us certain knowledge. All of these are basically false conceptions about the nature of what science is. ठीक हो गया? तो ये तो बिल्कुल हमें वाज़ेह हो गई बात. अब सवाल ये है कि if this is not what science is, then what is science? Basically, this all discussion undermines what is known as logical positivism. लॉजिकल पॉजिटिविज्म एक ऐसी तहरीक थी 19वीं सदी के आखिर से जो शुरू होती है, जिसका दावा यह था कि वट एवर नॉलेज वी गेन थ्रू दिस मेथडोलॉजी दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, दैट इज द ओनली वे ऑफ प्रूविंग रियलिटी. ठीक है ना? यानी किसी भी दावे की सच्चाई और हक साबित करने का यही तरीका है, और इल्म का मकसद दावों की सच्चाई साबित करना होता है. इसीलिए उसको कहते थे पॉजिटिविज्म, यानी इल्म वो है जो पॉजिटिव हो, और पॉजिटिव इल्म वो है जो ऑब्जर्वेशनल मेथडोलॉजी और एक्सपेरिमेंटल मेथडोलॉजी के जरिए से हम कंफर्म कर सकते हैं. सो ऑल क्लेम्स दैट आर नॉट वेरीफाइबल थ्रू दिस मेथड वर कंसिडर्ड नॉन नॉलेज, कि वो पॉजिटिव इल्म नहीं है. तो यहां तक तो ये बात खत्म हो गई कि ये एक गलत यानी तस्वुर है. अब सवाल ये है कि अगर साइंस ऐसी नहीं होती तो देन व्हाट इज साइंस, हाउ इट फंक्शंस. तो कार्ल पॉपर वाज अनदर सिग्निफिकेंट फिगर इन द 20th century who produced his book in 1934, The Logic of Scientific Discovery. And in that book he tries to rescue the positivistic conception of science from these criticisms. ये जो तनकीद हमने डेवलप की या समझी, हमने डेवलप तो नहीं की, जाहिर है ये तो एस्टेब्लिश क्रिटिसिज्म था जो 18वीं 19वीं सदी से चला आ रहा था, और वो आगे बिल्कुल उसने यानी वाजे कर दी हकीकत 20वीं सदी के 19वीं सदी के एंड तक. So there was a question that how science functions, what is the nature of knowledge that we have through this methodology of science. तो कार्ल पॉपर ने अपनी थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशनिज्म प्रेजेंट की. फॉल्सिफिकेशनिस्ट कंसेप्शन ऑफ साइंस कहते हैं इसको. अब हम ये समझना चाहते हैं कि कार्ल पॉपर ने क्या कहा, नंबर वन, और जो उसने कहा क्या वो उस मसले को हल कर देता है जो हमने क्रिटिसिज्म डेवलप कर लिया है अब तक, और तीसरे नंबर पे खुद कार्ल पॉपर के दावों के अंदर क्या मसाइल हैं. ठीक है, ये तीन बातें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. अच्छा, पहली बात तो ये कि कार्ल पॉपर बेसिकली एक्सेप्ट्स दैट साइंस बिगिंस विद थ्योरी यानी और हाइपोथेसिस. इट इज रॉन्ग टू आर्ग्यू दैट साइंस बिगिंस विद ऑब्जर्वेशन. यानी हमने ये बात जैसा कि पहले डिस्कस किया था कि ऑब्जर्वेशन से पहले जो है वो कोई हाइपोथेसिस या तसव्वुर होना जरूरी है, अदरवाइज ऑब्जर्वेशन नामुमकिन हो जाएगी ना. तो थ्योरी इज ऑलवेज बिफोर ऑब्जर्वेशन. तो ही एप्रिशिएट्स दिस फैक्ट. और दूसरी बात वो जो एक्सेप्ट करता है वो ये है कि इट इज ऑल्सो ट्रू दैट थ्रू दिस मेथडोलॉजी वी कैन नॉट प्रूव एनीथिंग फॉर सर्टन. और उसकी वजह वही है, वो इंडक्टिव लॉजिक की जो लिमिटेशंस हैं कि वी मूव फ्रॉम सम टू ऑल. सो ही रिकॉग्नाइजेस दैट लिमिट एज वेल, कि ये बात भी दुरुस्त है कि साइंटिफिक नॉलेज सब्जेक्टिव इन मानों में होती है कि थ्योरी प्रीसीड्स ऑब्जर्वेशन and that theory is affected by a set of factors, number one. Number two, that knowledge is also not certain due to the problem of induction. तो अब सवाल यह है कि फिर साइंस फंक्शन कैसे करती है अगर वो ये दोनों बातें मान रहा है. व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ साइंस देन, व्हाट साइंटिस्ट ट्राई टू डू. तो वो कहता है कि साइंटिस्ट बेसिकली ट्राई टू रिफ्यूट नॉट प्रूव. यानी उसके ख्याल में साइंटिफिक नॉलेज जो है, अच्छा इसके अंदर ये चीजें नहीं है, आगे आ रही हैं स्लाइड में, आगे ये बातें आ रही हैं. मैं स्लाइड बाय स्लाइड नहीं चलूंगा,
जो आर्गुमेंट है वो हम कोशिश करेंगे कि हम समझ लें। तो उसका आर्गुमेंट ये है कि साइंटिफिक थ्योरी या साइंटिफिक दावा वो होता है जिसे गलत साबित करना मुमकिन हो, विच इज फॉल्सिफाइएबल। अच्छा, कबल इससे कि हम ये सारी स्लाइड्स में वगैरह में जो लिखा हुआ है आप इसको समझ सकें, ये बात नोट कर लें कि फॉल्स होने में और फॉल्सिफाइएबल होने में फर्क क्या है। A statement is false if it is counter to the fact, है ना। किसी किसी दावे का या किसी प्रोपोजिशन का या किसी स्टेटमेंट का गलत होने का मतलब क्या होता है, फॉल्स होने का क्या मतलब होता है कि वो दावा जो कि सच्चाई है उसके खिलाफ हो। मसलन मैं कहूं मेरे 5 हाथ हैं, तो यू विल से दैट दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि नजर आ रहा है 2 है, ठीक है ना, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ऑन द अदर हैंड, फॉल्सिफाइबल होने का मतलब ये नहीं होता कि वो स्टेटमेंट गलत है, बल्कि उसे गलत साबित करना मुमकिन है किसी तजर्बे के जरिए, ठीक है। नाउ कंसिडर सम एग्जांपल्स कि व्हाट इज अ नॉन फॉल्सिफाइबल स्टेटमेंट एंड व्हाट इज अ फॉल्सिफाइबल स्टेटमेंट। अभी जस्ट जहां मैं बैठा हुआ हूं मेरे सामने जो है वो धूप निकली हुई है, ठीक है। लेकिन फर्ज कर ले मैं अपने कमरे को दरवाजे बंद कर दूं और खिड़की के आगे पर्दे कर दूं और मेरे साथ जो कोई मौजूद हो उनको मैं कहूं कि अभी या तो बाहर धूप निकली है या बाहर बारिश है। तो जाहिर है मेरा ये दावा यानी आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, क्या कैन यू डिसप्रूव माई दिस स्टेटमेंट कि अभी या बारिश हो रही है या बारिश नहीं हो रही, या धूप है या बारिश है, या यूं कह लें कि अभी या तो बारिश हो रही है या बारिश नहीं हो रही। अब जाहिर बात है ये मेरा दावा हर हाल में दुरुस्त होगा, in the sense that when if you go out and you observe, either there will be rain or there will be no rain. There are only 2 mutually exclusive states and one of them must hold. तो मेरा ये दावा तो आप किसी भी तजर्बे से गलत साबित नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आप तजर्बा करेंगे या बारिश हो रही होगी या नहीं हो रही होगी। तो ये एक नॉन फॉल्सिफाइबल प्रोपोजिशन है। इसी तरह से ये जो पिछली स्लाइड्स में ये बात गुजरी ना साइकोलॉजी के ऊपर, उसका जो क्रिटिसिज्म था पॉपर का, वो भी यही था। वो कहते थे कि ये साइकोलॉजी, ये एनालिसिस, जो साइको एनालिसिस वगैरह, ये सारे सूडो साइंस हैं। सूडो साइंस वो साइंस होती है जो नॉन रिफ्यूटेबल हो। मसलन साइकोलॉजी की एक थ्योरी है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कि व्हाट मोटिवेट्स पीपल टू डू समथिंग। तो हम इकोनॉमिक्स में भी उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं कि पीपल आर मोटिवेटेड, पीपल्स एक्शंस आर मोटिवेटेड बाय देयर सेल्फ इंटरेस्ट। इंसान हर काम क्यों करता है? अपने मफाद को पूरा करने के लिए करता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त यानी क्या कोई ऐसा वाकया मुमकिन है कि जिससे मैं इस दावे को गलत साबित कर दूं? तो कोई ऐसा दावा नहीं है, कोई ऐसा तजर्बा नहीं है जो सेल्फ इंटरेस्ट की इस थ्योरी को निगेट करने के काबिल हो। उसकी वजह यह है कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्योरिस्ट, they define self-interest in such a broad manner that you cannot that every human act can be interpreted in the connection of justifying self-interest. Let's consider an example. अभी आप देखें कोरोना वगैरह आया हुआ है। अब कोरोना में ये खतरा होता है कि जो डॉक्टर कोरोना के पेशेंट का यानी ख्याल वगैरह करेगा उसको कोरोना लग सकता है। अब 2 मुमकिन पोजीशन है कि एक डॉक्टर एक कोरोना के बंदे का ख्याल करे या नहीं करे। अब सेल्फ इंटरेस्ट का क्या तकाजा है कि उसे क्या करना चाहिए। अब अगर फर्ज करें एक डॉक्टर कोरोना के मरीज का ख्याल करता है, तो आप उसे या फर्ज करें वो नहीं करता, लेट्स सपोज वो कहता है भाई मैं नहीं करूंगा, तो एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्योरिस्ट कहेगा कि ये इसका अमल, कि ये इसका ख्याल नहीं कर रहा, दिस रिफ्लेक्ट्स हिज सेल्फ इंटरेस्ट, कि ये अपनी ज़ात को बचाना चाह रहा है और मरीज की ज़ात से खुद के इंटरेस्ट को प्रेफर कर रहा है। तो देखो हमारी थ्योरी साबित हो गई कि इंसान वो काम करता है जो उसके सेल्फ इंटरेस्ट में हो। अच्छा, अब अगर फर्ज करें डॉक्टर उसको बचाना शुरू कर देता है,
तो फिर साइकोलॉजिस्ट क्या कहेगा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्योरिस्ट पे जो बिलीव करता है या जो उसका थ्योरिस्ट है वो कहेगा कि अच्छा ये इसने इसलिए किया क्योंकि ताकि ये लोगों में मशहूर वगैरह हो और ये सलामियां वगैरह मिले इसे और कि जी हीरो है कौमी ये वो। तो ये असल में इसका सेल्फ इंटरेस्ट ये है कि ये मशहूर होना चाहता है। तो अब वो यानी पॉइंट ये है कि चाहे डॉक्टर बचाए या ना बचाए, इन एवरी पॉसिबिलिटी द थ्योरी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट इज वेरीफाइड। वो नहीं बचाता तो वो कहेगा कि ये इसका सेल्फ इंटरेस्ट है, अगर वो बचाता है तो वो आप सेल्फ इंटरेस्ट को इंटरप्रेट करेगा मशहूर होने की कोशिश करने के तनाजुर में, और वो कहेगा वंस अगेन माय थ्योरी हैज बीन प्रूव्ड। सो नो मैटर व्हाट ए डॉक्टर डज, सेल्फ इंटरेस्ट थ्योरिस्ट विल ऑलवेज क्लेम दैट हिज थ्योरी इज वेरीफाइड। तो पॉपर कहता है कि एक ऐसा दावा जो कभी रिफ्यूट ही नहीं हो सकता वो एक साइंटिफिक दावा नहीं होता। साइंटिफिक दावा वो होता है जिसको पॉसिबली किसी पॉसिबल तजर्बे से गलत साबित किया जा सकता हो। ये नहीं कह रहा कि वो गलत हो, गलत साबित करना उसको तो एटलीस्ट मुमकिन हो ना। बिकॉज ओनली इफ you see, if a hypothesis is falsifiable, only then you can conduct some experiment to verify or refute it. If a hypothesis is not refutable, then basically you cannot subject this hypothesis to any experimentation, because all experimentations will result in verification and confirmation. तो पॉपर का कहना यह है कि साइंस एम्स नॉट एट कंफर्मेशन रादर एट फॉल्सिफिकेशन। साइंसदान का मकसद ये नहीं होता कि अपनी थ्योरियों को कंफर्म करे, बल्कि साइंसदान की कोशिश ये होती है कि वो अपनी थ्योरी को चैलेंज करता है। वो एक ऐसा दावा करता है जिसका गलत साबित होना मुमकिन हो, फिर वो डेटा लेकर देखता है कि कहीं मेरा दावा गलत तो नहीं है। अगर उसका दावा गलत ना हो तो दैट एड्स टू हिज कॉन्फिडेंस कि क्योंकि बहुत सारे ऑब्जर्वेशन और बहुत सारी रिपीटेड एक्सपेरिमेंट में मेरी बात गलत साबित नहीं हुई, तो इसलिए मैं इस दावे को टेंटेटिवली ट्रू समझूंगा। until and unless some counter evidence is there that disproves my claim। आ रही ना बात समझ में? यानी वो कह रहा है साइंसी दावा वो होता है जो गलत साबित होना मुमकिन हो, और वो उस वक्त तक साइंटिस्ट कम्युनिटी किसी भी फील्ड की, फिजिक्स केमिस्ट्री जिस भी सब्जेक्ट हो, इकोनॉमिक्स, उस वक्त तक उसे होल्ड करेगी जब तक के वो गलत साबित ना हो जाए। ठीक है, तो फॉल्सिफाइबल होता है इसलिए वो साइंटिफिक होता है। ठीक हो गया, बात आ गई समझ में? आई होप इट इज क्लियर। तो इस सेंस में वो कहता है कि ये जो सूडो साइंसेज होती हैं ये नॉन वेरीफाइबल, नॉन रिफ्यूटेबल होती हैं। इसी तरह उसका मार्क्सिज्म के बारे में भी यही ख्याल था कि मार्क्स जो है, एक मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सोसाइटी एक ऐसी थ्योरी है जो कभी रिफ्यूट नहीं होती। आप कुछ भी यानी उनको दिखा दें, वो कहेंगे अच्छा देखो इससे हमारी थ्योरी सही साबित हो रही है। वी डू नॉट हैव मच टाइम टू डिस्कस मार्क्सिस्ट थ्योरी हियर, लेकिन जो हजरात जानते हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी की नेचर को, वो इस बात को जानते हैं कि मार्क्सिस्ट थ्योरी नेवर फेल्स। there will always be an explanation for every event in terms of verification of Marxist paradigm, मार्क्सिस्ट सिस्टम ऑफ थॉट। जैसे मैंने आपको अभी ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्योरी की एक मिसाल आपके सामने रखी है। तो साइंटिस्ट मतलब पॉपर के ख्याल में साइंस और सूडो साइंस में यही फर्क है। ये उसका ख्याल है कि साइंस जो है वो रिफ्यूटेबल होती है, सूडो साइंस नॉन रिफ्यूटेबल होती है। इसी तरह मसलन आप देखें सितारों वाला जो इल्म है कि भाई अब ये जो टीवी पे बैठ के एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं कि जी आपके साथ ये होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। अब फर्ज कर लें वो आपके साथ ना हो, तो वो जो सितारों वाला है वो कहेगा नहीं ये हो गया, वो हो गया। वो अपनी थ्योरी को इस तरह से इंटरप्रेट करेगा कि उसकी थ्योरी कभी भी गलत साबित ही नहीं हो रही होगी। इन ऑल केसेस ही विल बी परफेक्टली ओके। गेटिंग द पॉइंट? तो वो कहता है कि यानी ये देखे ना, यानी दैट कंफर्मेशन इज मीनिंगलेस। क्यों? क्योंकि एवरी कंसीवेबल केस कैन बी इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ द रेलेवेंट थ्योरी। ये तो कोई कमाल की बात नहीं है। ये जैसे सियासतदान में होता है ना कि हमारा लीडर कुछ भी कर ले, हमारी लीडर की बात दुरुस्त साबित होती है। कोई ऐसी बात नहीं होती जिससे हमारा लीडर गलत साबित हो जाए।
यानी इमरान खान पहले कुछ कहता था, वो उस वक्त ये मतलब था, अब कुछ कहता है तो अब उसका मतलब ये है। इन एवरी रिस्पेक्ट द लीडर विल बी परफेक्टली राइट। तो इसका मतलब है पॉपर का एतराज ये होगा कि ये जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं ये नॉन साइंटिफिक है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आपके लीडर की बात कभी भी गलत साबित नहीं होती। ये हो गई पहली बात कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ falsifiability and what is the meaning of a scientific claim versus non-scientific claim to Karl Popper। दूसरी बात ये कि देखें, कार्ल पॉपर जब ये कहता है कि साइंस का मकसद फॉल्सिफाइबल होता है करना, यानी फॉल्सिफाइबिलिटी मकसद होता है, रिफ्यूटेशन मकसद होता है, तो वो इस बात को हाईलाइट करता है कि यानी इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रूव एनीथिंग थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मैं हजारों काले कव्वे भी देख लूं तब भी यह साबित नहीं होगा कि सारे कव्वे काले होते हैं, है ना। हजारों कव्वों की ऑब्जर्वेशन विल नॉट प्रूव conclusively that all crows are basically black. However, if you observe one counter example, that will be a conclusive disproof of the statement that all crows are black. अगर मैं एक नॉन ब्लैक कौवा देख लूं, यानी एक काउंटर एग्जाम्पल मेरे सामने आ जाए, तो ये इस बात का कतई तौर पर, हतमी तौर पर, डेफिनेटली सर्टेनिटी के साथ, कंक्लूसिवली डिसप्रूव होगा कि सारे कौवे काले होते हैं। यानी एक नॉन ब्लैक क्रो की ऑब्जर्वेशन सारे कौवे काले होने के दावे का हतमी तौर पर नफी करने के बराबर होगी बात। यानी एक ऑब्जर्वेशन से मैं इस दावे को गलत तो साबित कर सकता हूं, लेकिन हजारों ऑब्जर्वेशन से कंक्लूसिवली प्रूव नहीं कर सकता। ठीक होगी बात। तो वो कहता है कि फॉल्सिफिकेशन इसलिए साइंटिस्ट चलाता है क्योंकि हमें लॉजिक से ये बात मालूम है कि वी कैन नॉट प्रूव थिंग्स थ्रू दिस मेथड कंक्लूसिवली, बट वी कैन डिसप्रूव थिंग्स और हाइपोथेसिस कंक्लूसिवली थ्रू दिस मेथड बाय ब्रिंगिंग वन काउंटर एग्जांपल, दैट्स इट। तो एक काउंटर एग्जांपल लाए और थ्योरी आपकी उड़ जाएगी, वो ये कहना चाह रहा है। ठीक होगी। तो उसके ख्याल में साइंटिस्ट अपनी थ्योरीज डेवलप करते हैं। अब हम तीसरी बात की तरफ जा रहे हैं कि हाउ साइंस बेसिकली डेवलप्स। दो बातें हमने समझ ली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए साइंटिफिक क्लेम? इट हैज टू बी नंबर वन फॉल्सिफाइबल। नॉन फॉल्सिफाइबल क्लेम्स आर सूडो साइंस अकॉर्डिंग टू हिम। दूसरी बात, क्यों वो कहता है ये ऑब्जर्वेशन, ये मयार क्यों होना चाहिए रिफ्यूटेबिलिटी? क्योंकि इससे हम कंक्लूसिवली डिसप्रूव कर सकते हैं, प्रूव नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंट के मेथड से। अच्छा, अब इन दोनों बातों को मिलाएं। गोया वो कहना ये चाह रहा है कि, अच्छा जरा इसको देख लें तीसरी बात की तरफ जाने से पहले। यानी वो कहता है कंफर्मेशन, अच्छा इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं, तीसरी बात ले लें। तीसरी बात वो ये कह रहा है कि देखें, यानी साइंस डेवलप्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ निगेशन। साइंस डेवलप्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ निगेशन, यानी साइंटिफिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस बाय टेकिंग रिस्क। यानी साइंटिस्ट क्या करते हैं? दे मेक ए हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन समथिंग, किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक तुक्का लगाते हैं। देन दे कंडक्ट एक्सपेरिमेंट। अगर एक्सपेरिमेंट के नतीजे में वो हाइपोथेसिस डिसप्रूव हो जाए, यानी कोई काउंटर एग्जांपल आ जाए उसकी, तो साइंटिस्ट कहेगा अच्छा ये हो गया मेरा दावा गलत, नाउ लेट्स रिवाइज एंड डेवलप ए न्यू हाइपोथेसिस। फिर वो उस न्यू हाइपोथेसिस की रोशनी में दोबारा एक्सपेरिमेंट करता है। अब मुमकिन है कि रिफ्यूट हो जाए, वो फिर रिफ्यूट हो जाएगा, वो नया बनाएगा। वो कहता है साइंसदान इस तरीके से निगेशन के प्रिंसिपल पर, यानी अपने दावे को गलत साबित करने के उसूल पर अपना इल्म आगे बढ़ाते हैं, और ये अमल जारी रहता है यहां तक कि हमारे हाथ एक ऐसा हाइपोथेसिस आ जाता है जिसको हम रिफ्यूट अब तक कर नहीं पाए, and that non-refutable hypothesis will be regarded as truth until or unless it is proved wrong। यानी ट्रूथ इन अदर वर्ड साइंस की दुनिया में रिलेटिव और एक यानी टेंटेटिव फिनोमेना का नाम है। यानी जिसको हम साइंस में फैक्ट या ट्रूथ कहते हैं,
वो सिर्फ अप टिल नाउ एक्सेप्टेबल यानी नॉन रिफ्यूटेबल चीज है बस। एंड मुमकिन है कल की थ्योराइजेशन और कल के तजर्बात के नतीजे में वो सारी गुफ्तगू जो आज हमने की है वो गलत साबित हो जाए। और तो जब वो नया एक्सपेरिमेंट हमारे सामने आ जाएगा देन वी विल लीव अवर position and we will basically adhere or develop a new hypothesis to explain phenomena। आ रही बात समझ में? तो उसका ख्याल यह है कि साइंस ऐसे डेवलप होती है, प्रिंसिपल ऑफ निगेशन, यानी इस सिस्टम इस थॉट प्रोसेस में जो वीक आइडियाज हैं वो फिल्टर हो जाते हैं। इन अदर वर्ड्स वो ये कहना चाह रहा है, यानी ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। ये बैड आइडियाज आर फिल्टर्ड आउट ऑफ द प्रोसेस व्हेन वी आर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट। यानी जो हाइपोथेसिस डेटा को एक्सप्लेन ना कर पा रहे हूं, यानी डेटा और कुछ बता रहा है, हाइपोथेसिस कुछ और बता रहा है, वो खुद ब खुद जो है फिल्टर आउट होके हमारे नॉलेज के डोमेन में रिजेक्ट हो जाएंगे और हम एक नया यानी तस्वुर कायम करेंगे, और वो तस्वुर उस वक्त तक बरकरार रहेगा यहां तक कि वो गलत साबित ना हो रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस के बाद भी। तो ये तीन बातें अब आ गई हमारे सामने, है ना, कि क्यों ये वो क्राइटेरिया उसके ख्याल में इस तरीके से जो नॉलेज मिलती है वो ज्यादा दुरुस्त होती है ना, वो ज्यादा रिलायबल होती है। यानी मुझे कॉन्फिडेंस होता है कि मेरी बात अभी तक गलत साबित नहीं हो सकी, और जितने एक्सपेरिमेंट से गलत साबित ना हो सकी उतना मेरा यकीन जो है बढ़ेगा। सही। अब जरा इन चीजों को वो कहता है कि कंफर्मेशन शुड काउंट ओनली इफ दे आर रिस्की, यानी मैंने अगर एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके नतीजे में कोई चीज साबित हुई तो ये मीनिंगफुल तो तब होगी जब गलत भी तो साबित हो सकती हो। इफ अनइनलाइटेंड बाय द थ्योरी we should have expected an event which would have refuted the theory। कोई ऐसा मुमकिन इवेंट सामने आ सकता होना चाहिए जो उसको गलत साबित कर दे। Therefore, by exclusion, a true science was one which could be refuted। Every good scientific theory is a prohibition। It forbids certain things to happen। A theory which is not refutable by any conceivable event is non-scientific। अब ये जरा बात समझिए क्या कह रहा है यहाँ, एवरी गुड साइंटिफिक थ्योरी इज ए प्रोहिबिशन। क्या मतलब? इट फॉरबिड्स, यानी उसके ख्याल में देखिए फॉल्सिफाइबल होने का क्या मतलब है। कोई क्लेम फॉल्सिफाइबल तब होता है जब वो ये कहता है कि कुछ एक्स इवेंट है जो नहीं होगा, ठीक है ना, यानी इट फॉरबिड्स समथिंग टू हैपन ओनली देन इट इज नॉन फॉर। अगर मैं कहूं अभी या तो धूप है या धूप नहीं है, तो ये तो नॉन मतलब रिफ्यूटेबल है ना, बिकॉज इट इज इंक्लूडिंग ऑल पॉसिबल केसेस। तो अगर किसी चीज के होने के n पॉसिबल स्टेट्स हैं और मैं दावा कर दूं n के होने का, है मेरी थ्योरी ऐसी हो जो n को ही एक्सप्लेन कर दे, तो फिर तो मेरी थ्योरी नॉन वेरीफाइबल हुई ना, नॉन रिफ्यूटेबल हुई। वेरीफाइबल तो होगी, मैं पर्दा हटाऊं देख लूं, लेकिन वो तो मेरी बात हमेशा सच साबित हो जाएगी, गलत तो कभी भी नहीं होगी। गलत होने का इम्कान का मतलब ये है कि n में से मैं कुछ को माइनस करके कहूं कि ये जो आगे की पॉसिबिलिटीज हैं ये नहीं है, ओनली देन इट इज रिफ्यूटेबल। मसलन मैं कहूं अभी धूप निकली हुई है, तो मैंने धूप ना होने के जो इम्कान है उसको रूल आउट किया, तभी आप पर्दा हटा के वेरीफाई कर सकेंगे कि मेरी बात रिफ्यूट कर सकेंगे कि मेरी बात दुरुस्त है या नहीं, क्योंकि अब ये इम्कान है कि गलत हो जाए कि बाहर धूप ना हो, ठीक है। लेकिन अगर जिस तरह वो है कि अगर डॉक्टर कोरोना वाले का इलाज ना करे तो मेरी बात दुरुस्त साबित होती है कि सेल्फ इंटरेस्ट मोटिव होता है, लेकिन अगर वो करना शुरू कर दे तो फिर मेरी बात गलत भी तो साबित हो सकती हो ना। इसका मतलब ये होगा कि सेल्फ इंटरेस्ट के खिलाफ जा सकता है इम्कान, इम्कान तो है। तो अगर कोई इंसान में ऐसा देख लूं जो कोरोना वाले का इलाज कर रहा हो तो मैं कहूं हाँ भाई सेल्फ इंटरेस्ट थ्योरी हैज फेल्ड, इट हैज बीन रिफ्यूटेड। लेकिन अगर सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब यह है कि कोई भी काम कर ले, कभी सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब अपना जाती मफाद देखना होता है, कभी सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब जाती मफाद का मतलब अपनी जान होती है, कभी जाती मफाद का मतलब शोहरत होती है, और ये मैं पैमाने बार बार बदलता रहा हूँ डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट को इस तरह से कि एवरी ऑब्जर्वेशन इज ए कंफर्मेशन ऑफ माई थ्योरी, तो मतलब यह कि मैं कोई चीज फॉरबिड कर ही नहीं रहा, है ना। तो वो कहता है कि एवरी साइंटिफिक थ्योरी इज ए प्रोहिबिशन। Now let's consider an example from economic theory. For example, your consumer theory,
Now how does consumer theory develop? देखिए कंज्यूमर थ्योरी का स्ट्रक्चर ये है कि हम कहते हैं कि कंज्यूमर मैक्सिमाइजेज यूटिलिटी। अच्छा, उस मैक्सिमाइजेशन के प्रोसेस से हम एक डिमांड कर्व ड्राइव करते हैं। वो डिमांड कर्व रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का, which is according to the theory is non-positive. If the good is non-given, then it is non-positive. Non-positive का मतलब ये है कि ये रिलेशन या तो नेगेटिव होगा या जीरो होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है ना। इंफीरियर के केस में हमें पता है नॉन गिवन इंफीरियर गुड्स में जीरो तक जा सकता है, क्योंकि सब्सटीट्यूशन इनकम इफेक्ट ऑपोजिट साइन में जाते हैं। और अगर गुड नॉर्मल हो तो वी नो दैट सब्सटीट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट बोथ आर नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू प्राइस चेंज। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का जो रिलेशन है वो नेगेटिव होता है फॉर श्योर फॉर नॉर्मल गुड्स। ऐसा ही है ना। और अगर इंफीरियर नॉन गिवन को शामिल कर लूं तो फिर नॉन पॉजिटिव। अच्छा, अब focus on normal good. If X is a normal good, so your utility maximization proposition gives you a testable hypothesis that price and quantity demanded are negatively related. Now, what is the meaning of this? A change in demand due to change in price is a negative. This relation is negative. What does it mean? This statement basically says that the zero and positive possibilities are excluded from observation. अगर नॉर्मल गुड के लिए प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन की थ्योरी गलत है फिर। ठीक है ना। नेगेटिव का मतलब है मैं ये दावा कर रहा हूं कि जब नॉर्मल गुड होगी तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन नेगेटिव होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। ये नहीं होगा कि एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, नॉर्मल में ये नहीं होगा। आई एम एक्सक्लूडिंग, आई एम रूलिंग आउट दिस पॉसिबिलिटी इन माय प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन का मतलब ही ये होता है कि व्हेन आई प्रेडिक्ट समथिंग आई रूल आउट समथिंग टू हैपन। जब मैं ये कहता हूँ, साइंसदान ये कहते हैं कि जी 12:33 पे फला दिन सूरज ग्रहण होगा, तो वो सूरज ग्रहण के अलावा बाकी तमाम पॉसिबिलिटीज को रूल आउट कर रहे होते हैं। ऐसे ही है ना। तो एवरी साइंटिफिक थ्योरी इज ए प्रोहिबिशन। इसी तरह आप मैक्रो मॉडल लें। आप जब ISLM मॉडल डेवलप करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, इक्विलिब्रियम निकालते हैं, देन यू टेक ए डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू g, तो आपका साइन पॉजिटिव आता है कि g बढ़ने से यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने से आउटपुट यानी GDP में इजाफा होगा। बोथ विल मूव इन द सेम डायरेक्शन। Now what is the meaning of this? This is a prediction of the model, and this prediction says that it will not happen that when you increase g then then output or GDP decreases. ये नेगेटिव रिलेशन ऑब्जर्व नहीं होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव रिलेशन ऑब्जर्व हो गया डेटा के अंदर तो उसका मतलब है मेरी ये ISLM की थ्योरी ठीक नहीं है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस थ्योरी। ये मतलब है रिफ्यूटेबल होने का। It should say that this will happen and that will not happen. It should prohibit it. It should say that something will not happen. Only then it is basically testable. So every genuine test of a theory is an attempt to falsify it or to refute it. And confirming evidence should not count except when it is a serious but unsuccessful attempt to falsify the theory. हाँ, वही बात आ गई ना। यानी कंफर्मेशन तब मीनिंगफुल होगी जब गलत साबित होने के इम्कान के खतरे के बावजूद वो गलत ना साबित हो सके, तब वो मीनिंगफुल कंफर्मेशन होगी, अदरवाइज नहीं। और अगर मैं अपनी थ्योरी को बार बार इस तरीके से एडहॉक तरीके से री इंटरप्रेट करूं जैसे सेल्फ इंटरेस्ट थ्योरी में है कि मेरी थ्योरी सही ही साबित होती रहे, तो वो कहेगा ये कोई साइंस नहीं है, ये बेकार है। तो इफ वी समराइज व्हाट ही इज सेइंग, the criterion of the scientific status of a theory is its falsifiability. ठीक है। अच्छा, फिर वो इस बात पे भी गुफ्तगू करता है, ये चौथा पॉइंट आ गया कि हाउ साइंस डेवलप्स, यानी व्हाट इज द हिस्ट्री। तो वो कहता है कि बेसिकली साइंस डेवलप्स फ्रॉम मिथ्स। यानी ये जो ख्याल है कि साइंस जो है वो ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है, ये गलत बात है। इंसानी ख्यालात का एक तसलसल होता है, माजी से चला आ रहा होता है, उसमें मिथ भी शामिल होती है, उसमें तुक्के भी शामिल होते हैं, उसमें वहम भी शामिल होते हैं। तो ये जो हाइपोथेसाइजेशन का अमल है, ये इन तमाम चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहा होता है।
और साइंटिस्ट जो है वो मिथ और साइंस के दरमियान लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? बाय सब्जेक्टिंग देयर हाइपोथेसिस टू द टेस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यानी फॉल्सिफिकेशन इस मेथड से, यानी एक हाइपोथेसिस चाहे वो कितना ही वहम क्यों ना हो कि जी फर्ज करें जूती उल्टी हो तो बारिश होती है, तो वो कहेगा है चलो लेट्स टेस्ट इट। अगर इस तरह जूतियां उल्टियां करने से बारिश नहीं हो रही, इसका मतलब है ये हाइपोथेसिस रिफ्यूट हो गया। क्लियर? तो वो कहते हैं कि मिथ्स और साइंस में यही फर्क है कि जो मिथ होती है वो यानी या सूडो साइंस मिथ्स वगैरह ये सब जो है वो होती हैं डॉगमेटिक होती हैं उसके ख्याल में, जबकि साइंटिस्ट जो है वो डॉगमेटिक नहीं होता, वो क्रिटिकल होता है। अब ये सब लफ्जी गुफ्तगू है उसकी, हम इसको देखेंगे कि इसमें कितना मीनिंग है, लेकिन दैट इज हाउ ही थिंक्स कि जो साइंटिस्ट्स हैं वो डॉगमेटिक नहीं होते, दे आर क्रिटिकल ऑफ देयर थ्योरीज, वेयर एज नॉन साइंटिफिक क्लेम्स आर डॉगमेटिक in the sense that people who are non-scientists, they always try to prove what they are saying, whereas scientists are not interested in proving, they are interested in refuting। तो वो सेल्फ क्रिटिक होते हैं, यानी वो एक पोजीशन लेते हैं और अब एक्सपेरिमेंट के जरिए उसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। जबकि वो कहते हैं जो डॉगमेटिक एटीट्यूड होता है उसमें मेरा मकसद ये होता है कि मैं ऐसी चीज तलाश करूं, ऐसी ऑब्जर्वेशन तलाश करूं, ऐसा टेस्ट कंडक्ट करूं, ऐसा मीनिंग दूं अपनी थ्योरी को कि हर केस में मेरी बात दुरुस्त साबित हो, गलत ना साबित हो। तो वो कहते हैं दिस इज डॉगमेटिक एटीट्यूड, साइंस इज नॉट डॉगमेटिक। ठीक है, ये तो वो हो गया कि भाई मिथ भी जो है वो अपना एक, ये वो बात आ गई, साइंस इज बेसिकली क्रिटिकल एंड नॉट डॉगमेटिक। डॉगमेटिज्म एंड क्रिटिसिज्म आर पोलर ऑपोजिट्स अकॉर्डिंग टू हिम। साइंस इज क्रिटिकल, attempts to refute theories. Pseudoscience is dogmatic, attempts to verify all the times. Science develops by conjecture and refutation, यानी तुक्के, यानी तुक्के से मुराद ये है कि अंदाजा लगाते हैं कि ये फिनोमिना इस वजह से होगा, और फिर दे ट्राइंग टू शो दैट दीज आर एरेनियस, और कोशिश फिर ये की जाती है कि यार इसको गलत साबित करें। एंड एक्सेप्टिंग देम टेंटेटिवली इफ आवर क्रिटिकल एफर्ट्स आर अनसक्सेसफुल, और अगर हम इस गलत साबित करने के अमल में नाकाम हो जाए तो फिर हम उसको टेंटेटिवली उस दावे को ट्रूथ कंसिडर करते हैं। तो अब अगर आप इसको देखें कि यानी यही एवोल्यूशनरी बेसिस ऑफ नॉलेज की गुफ्तगू कर रहा है कि नॉलेज जो है वो इवॉल्व होती है, जिसमें गलत आइडियाज आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिल्टर आउट होते चले जा रहे हैं। तो आवर कंजक्चर सफर इन आवर स्टेड इन द स्ट्रगल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। गोया मतलब ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ऑफ द आइडियाज की जंग है कि वो जंग आखिर, वो आइडिया आखिर में बचेगा जो गलत साबित ना हो। तो ये मतलब एक वही जो डार्विन के यानी गुफ्तगू करने का अंदाज अख्तियार कर लिया कि आइडियाज भी गोया सर्वाइवल की जंग में लगे रहते हैं और वो आइडिया बच पाता है जो गलत साबित ना हो। और नॉलेज जो है वो इंक्रीमेंटल मेथड से आगे बढ़ती है, नेचर ऑफ, यानी नॉलेज जो है वो आहिस्ता 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 बिट बाय बिट एक्यूमुलेट होती है और वो इस तरीके से आगे बढ़ती है साइंस में, उसके ख्याल में। और ये जो मेथड है ये लीनियर नेचर की प्रोग्रेशन है, यानी ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी जंप्स आ जाती हैं इसमें। आगे हम देखेंगे कौन का तस्वुर इससे उलट है साइंस के बारे में। तो कार्ल पॉपर ये कहता है कि साइंटिफिक नॉलेज, अब देख ना, यानी वो कहना क्या चाह रहा है, इट इज रिफ्यूटेबल, जिसमें स्लोली एंड ग्रेजुअली आइडियाज आर फिल्टर्ड आउट। तो इसका मतलब है ही इज गिविंग अस ए लीनियरली प्रोग्रेसिव कंसेप्शन ऑफ साइंस। ठीक है, जिसमें हमेशा अगला जो सफर का है, जो यानी हर सफर, इस सफर की, साइंसी इल्म के सफर की अगली मंजिल पिछली से हमेशा बेहतर होती है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट ही इज बेसिकली ट्राइंग टू से। अच्छा, यहां कबल इससे कि हम आगे बढ़े, इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, अब ये नोट कर लें कि यानी चार बातें हमने डिस्कस की हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉल्सिफाइबल होने का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाई डज ही बेसिकली चूज दिस क्राइटेरिया, एंड thirdly how scientists basically develop their theories on the principle of negation, and fourthly what is the difference between a dogmatic attitude, what is a scientific attitude। तो ये हमने ये तीन चार बातें डिस्कस की हैं।
अब इस कॉन्टेक्स्ट में एक बात और नोट करें, पांचवी बात कह लें या कुछ भी, या इम्प्लीकेशन कह लें इन सब बातों की, वो ये है कि what is the name, that there is no difference between scientific theory and fact. He has agreed to this basically statement. Why? देखिए, यानी थ्योरी और फैक्ट में, साइंस की दुनिया में हम फर्क कैसे करते थे? वो इस तरह हम कहते थे कि भाई वो थ्योरी जो रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस के बाद साबित हो चुकी हो, यानी, और वो हो जाता है लॉ या फैक्ट, और जो अभी इस तरह से थ्योरी साबित ना हुई हो, प्रूव ना हुई हो, वो अभी थ्योरी होती है, फैक्ट नहीं होता। अब जरा कार्ल पॉपर की दुनिया में आ जाए तो क्या कोई मीनिंग रह गया इन दोनों बातों में? जस्ट थिंक अबाउट इट। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू कैटेगरीज, फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट एंड साइंटिफिक थ्योरी। क्यों? क्योंकि जिसको आप साइंटिफिक फैक्ट कह रहे हैं वो चीज है जो अब तक गलत साबित नहीं हुई, बस। So every scientific theory is basically, every scientific fact is actually a scientific theory and nothing else. There is no demarcation between theory and fact in science, according to Karl Popper's conception of science. ठीक हो गई ना बात? क्यों? क्योंकि यानी फैक्ट तो कुछ होता ही नहीं है। फैक्ट का मतलब अगर वो चीज है जो कंक्लूसिवली प्रूफ हुआ हो, वो तो हो ही नहीं सकता साइंटिफिक मेथड से। तो ये तो हमने पहले ही, यानी कार्ल पॉपर तो इस लिमिट को पहचान के गुफ्तगू शुरू करता है, और वो आखिर में, यानी जैसे हमने समझा, वो कहता है भाई फॉल्सिफाइबिलिटी क्राइटेरिया, फॉल्सिफिकेशन क्राइटेरिया है साइंस में। तो इस तरीके से नॉलेज आगे बढ़ती है। तो इसका मतलब यही है कि जो भी थ्योरी, चाहे वो कितनी ही दफा कंफर्म हुई हो, वो टेंटेटिवली एक्सेप्टेबल है आज तक या इस वक्त तक, बिकॉज इट हैज नॉट बीन डिसप्रूव, दैट्स इट। ठीक हो गया? ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम नंबर वन? ये जो प्रॉब्लम है, ये बेसिकली चिकन एग प्रॉब्लम है। यानी एक तरफ वो ये कहता है कि साइंस बेसिकली डेवलप्स ऑन द बेसिस ऑफ थियोराइजेशन, और उस थ्योरी या हाइपोथेसिस को मैं टेस्ट करता हूं डेटा की बुनियाद पर, और डेटा आता है ऑब्जर्वेशन से। अब जरा सर्कुलैरिटी समझें। डेटा आ रहा है ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्वेशन के पीछे है थ्योरी, डेटा से मुझे थ्योरी को रिफ्यूट करना है या टेस्ट करना है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर थ्योरी गलत है तो उसको टेस्ट करने के लिए जो ऑब्जर्वेशनल मटेरियल मैं डेवलप कर रहा हूं या ऑब्जर्वेशनल फ्रेमवर्क डेवलप कर रहा हूं, वहां से जो डेटा आ रहा है उसके सही होने की क्या गारंटी है? यू सी, इफ जरा तरतीब समझे ना, डेटा इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशनल सिस्टम, ऑब्जर्वेशनल फ्रेमवर्क। यानी यूं समझे ना, आप डेटा क्वेश्चन से लेते हैं, आम आसान जुबान में डेटा आप ऑब्जर्वेशन आपकी क्वेश्चन होती है। क्वेश्चन के अंदर आपने सवाल डाले होते हैं, सवाल क्या डालने हैं ये आपने थ्योरी से तय करना होता है। अब अगर थ्योरी गलत है पहले स्टार्ट टू बिगिन विद, तो जो डेटा मैं क्वेश्चन से ले रहा हूँ वो कैसे ठीक हो सकता है? वो भी गलत होगा। अगर डेटा गलत है तो उसकी बुनियाद पर मैं फिर थ्योरी को कैसे वेरीफाई कर सकता हूँ कि वो ठीक है या नहीं? है ना? यानी जिस चीज को मैं बेंचमार्क कर रहा हूँ थ्योरी को टेस्ट करने के लिए, उसकी खुद वैलिड होने का कोई मेरे पास क्राइटेरिया मौजूद नहीं है। वी आर स्टक इन ए सर्कुलर प्रॉब्लम। यानी हम कह रहे हैं कि जी थ्योरी को टेस्ट करूंगा डेटा से, लेकिन डेटा जो है वो थ्योरी रिडन होता है। तो वो अगर थ्योरी गलत है तो डेटा गलत होगा, डेटा गलत होगा तो थ्योरी को नहीं वो टेस्ट कर सकेगा। है ना? दिस इज ए सर्कुलर प्रॉब्लम। अपने मुंह में अगर मैं एक ऐसा थर्मामीटर डालता हूं बुखार चेक करने के लिए जो थर्मामीटर ही ठीक नहीं है, तो वो जो भी रिजल्ट मेरे मुंह से निकलने के बाद निकलेगा उसके ठीक होने की कोई गारंटी नहीं रह जाती। सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सर्कुलैरिटी इन्वॉल्व, है ना? ये सर्कुलैरिटी पहले वाले हाइपोथेसिस में नहीं थी, लेकिन वो हाइपोथेसिस गलत था। वी बिगिन आवर नॉलेज विद ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, दूसरा मसला इससे ज्यादा सीरियस है, और वो ये, बेसिकली कार्ल पॉपर ट्राइज टू गिव अस ए वेरी नाइव कंसेप्शन ऑफ हाउ साइंस वर्क्स। और वो ये कि भाई अच्छा, साइंसदान जो है ना वो हमेशा अपनी थ्योरीज को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, और एक्सपेरिमेंट के मेथड से जो है हम वी कैन ऑलवेज टेल
व्हाट इज रॉन्ग आइडिया, ठीक है। यानी उसके ख्याल में रेफ्यूटेशन इज पॉसिबल थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन बट कंफर्मेशन और प्रूफ इज नॉट। जैसे मैंने कहा कि सारे कव्वे काले हैं, इनको तो कभी तजर्बे की बुनियाद पर साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन सारे कव्वे काले नहीं हैं, इनको हम ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर साबित कर सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग पॉसिबली ए वन नॉन ब्लैक क्रो। क्लियर? तो उसका ख्याल है कि ये डिसप्रूव एक्सपेरिमेंटल मेथड से पॉसिबल होता है, प्रूव करना पॉसिबल नहीं होता। तो ही गिव्स अस दिस इंप्रेशन। हाउएवर ये बहुत ही यानी सुपरफिशियल क्लेम है कार्ल पॉपर का इन मानों में कि साइंटिफिक थ्योरीज को इतनी सिंप्लीफाइड क्लेम्स थोड़ी होते हैं कि सारे कव्वे काले हैं। साइंटिफिक थ्योरीज आर कॉम्प्लेक्स फिनोमेना जिसके अंदर हाइपोथेसिस, assumptions, वेरिएबल्स जो इन्वॉल्व हैं, वो उनकी इनिशियल कंडीशंस वगैरह वगैरह, और वो ऑपरेटर्स जिसके ज़रिए आप डेटा जमा करते हैं, और वो तरीका जिसके ज़रिए आप अपने टेस्ट को मतलब कंडक्ट करते हैं, और वो टूल्स जिनके ज़रिए आप रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं, ये तमाम चीज़ें मिलकर ये तय करती हैं कि वेदर और नॉट आई कैन रिफ्यूट समथिंग और नॉट। ठीक है ना? यानी अब मिसाल के तौर पे आप अगर अपनी इकोनॉमिक्स में मिसाल लें, यानी प्रॉब्लम हम ये डिस्कस कर रहे हैं, वो तो हमें ये कह रहा है ना कि अगर कोई चीज़ डिसप्रूव होगी तो हम फौरन से एक नया हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर उसको टेस्ट करेंगे, वो भी गलत हो जाए उसको भी चलेंगे। लेकिन मसला ये है कि भाई ये बड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है टेस्टिंग का, कि अब कंज्यूमर थ्योरी की मिसाल लें, हम कहते हैं कंज्यूमर मैक्सिमाइजेज यूटिलिटी। चलो भाई ये तो एक हाइपोथेसिस हो गया, लेट्स सी हाउ वी कैन वेरीफाई दिस। अब ये हाइपोथेसिस खुद तो वेरीफाइबल नहीं है, हम इससे एक यानी लॉ ऑफ डिमांड निकालते हैं, प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है ना, ये हम करते हैं। और अच्छा अब आप देखें यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन से डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप होने के दरमियान क्या कुछ इन्वॉल्व है। आप सबसे पहले यानी रैशनैलिटी की कुछ कंडीशंस लेते हैं, रिफ्लेक्सिविटी, कंप्लीटनेस, ट्रांजिटिविटी वगैरह वगैरह, बहुत सारी। आप कहते हैं कंज्यूमर का टेस्ट ऐसा है, फिर आप बजट लाइन के ऊपर कुछ इम्पोज करते हैं कि वो आपकी कंप्लीट है, वो कन्वेक्स है, क्लोज और बाउंडेड सेट है ना, ये सब आप एजम्पशन लगाते हैं। फिर आप कहते हैं कि जी अच्छा कंज्यूमर जो है वो आप यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर लेता है, इससे पता चलता है कि डिमांड में और प्राइस में नेगेटिव है, फुल इन्फॉर्मेशन भी है उसके पास प्राइसेस की। अच्छा ये सब आ गया, अब मेरे पास ये हाइपोथेसिस निकल आता है कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है। अब जब मैं टेस्ट करने जाता हूँ तो आई कैन कलेक्ट डेटा, फिर मैं कोई इकोनोमेट्रिक टेक्निक लगा के कोई रिग्रेशन इक्वेशन एस्टिमेट करता हूँ, ऐसा ही होता है ना सारा प्रोसेस। उसके बाद ये कोई टेस्ट वेस्ट होता है जिसकी पावर की रोशनी में ये फैसला करता हूँ कि आया ये हाइपोथेसिस डिसप्रूव हुआ है, यानी बीटा का जो साइन नेगेटिव आया है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। अब फर्ज कर लें वो सिग्निफिकेंट नहीं आया या नेगेटिव नहीं आया, दोनों में से कुछ हो गया। नाउ व्हाट इज रॉन्ग? Where is our hypothesis that consumers maximize utility? This has been disproved. Of course not. We do not know where is what has gone wrong. क्योंकि यानी प्राइस और डिमांड के नेगेटिव कोफिशिएंट ना आने का ये मतलब हरगिज नहीं निकलता कि यूटिलिटी मैक्सिमाइज नहीं करता कंज्यूमर। एन मुमकिन है कि मेरा कोई एक एक्सियम जो मैंने सेट किया हुआ था प्रेफरेंसेस से मुतालिक वो गलत हो। एन मुमकिन है कि बजट सेट से मुतालिक जो मैंने एक्सियम सेट किया था उसमें से कुछ प्रॉब्लमैटिक हो। एन मुमकिन है कि जो मैंने डेटा इकट्ठा किया है वो डेटा गलत हो। एन मुमकिन है कि जो इकोनोमेट्रिक टेक्निक मैंने लगाई है वो गलत हो। एन मुमकिन है कि जो टेस्ट मैंने यूज किया है इंटरप्रेट करने के लिए वो गलत हो। तो वेयर इज रॉन्ग? The non-confirmation of hypothesis does not imply that our hypothesis is wrong. There are too many things. ठीक है ना, यानी फर्ज कर लें कोरोना की, इसी तरह आप देखें कि यानी मेडिकल के अंदर कॉम्प्लेक्स थ्योरीज होती हैं। अगर एक मशीन के अंदर एक खून का यानी कतरा डालने से वो रिजल्ट ना नजर आए, इसका क्या मतलब? मेडिकल साइंस की वो थ्योरी गलत है जो वो क्लेम कर रही होती है? नहीं, पता नहीं मशीन ही गलत हो।
पता नहीं इस बंदे के खून के अंदर कुछ और ऐसे वो चीजें हो जिसकी वजह से वो पहले बाइफरकेट करने की जरूरत हो, डेटा मतलब प्रॉब्लमेटिक है ना। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो अब जरा आप इस गुफ्तगू को सामने रखें और जरा उस पेपर की तरफ वापस जाएं जो हमने आपके साथ शेयर किया था कि वाई इकोनॉमिस्ट डिसएग्री, और उसका वो सेक्शन पढ़ें कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इकोनोमेट्रिक टेस्टिंग। तो अब आपको समझ में आएगी ये बहुत सारी गुफ्तगू। यानी हमें ये कभी मालूम नहीं हो पाता कि हाइपोथेसिस गलत है या बहुत सारी यानी वेरिएबल्स की इनिशियल कंडीशंस और ये वो जो बहुत सारे यानी एनी साइंटिफिक थ्योरी इज सम टोटल ऑफ टू मेनी सब हाइपोथेसिस। तो जब मैं कोई टेस्ट कर रहा होता हूं तो कोई एक टेस्ट एक वक्त में नहीं हो, एक कोई एक हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं हो रहा होता, बल्कि वो हाइपोथेसिस अपने तमाम सब हाइपोथेसिस, assumptions, initial conditions about the methodology of collecting data, conditions of the tools of estimation वगैरह, इन सब के साथ टेस्ट होता है। तो ये तो कभी भी मालूम नहीं कर सकता कि क्या चीज गलत है, इसकी रियल यानी जो है ना यानी यानी ये जो लेकाटोस की एग्जांपल है ये फिजिक्स से मुतल्लिक है, मैं अभी इसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा। इंशाल्लाह लाइव सेशन में इसको हम डिस्कस करेंगे। आई वांट यू टू रीड आउट दैट सेशन एंड दैट सेक्शन ऑफ द पेपर दैट वी हैव शेयर्ड अर्लियर विद यू पीपल। यानी कहने का मतलब क्या था दूसरे पॉइंट का कि पॉपर का ये दावा कि साइंस में थ्योरीज बड़ी आसानी से रिफ्यूट होती है, ये गलत दावा है। थिंग्स आर नॉट डिस्प्रूव्ड इन दिस फैशन as he is trying us to believe in। तीसरी से ही ये बात जो है वो यानी निकल आती है कि इसको मैं फिलहाल डिस्कस नहीं कर, चौथे को आप जरा फोकस करें। चौथी बात जो है कोन का क्रिटिसिज्म, कोन की यानी यही थॉमस कोन वाज अनदर फिलोसोफर ऑफ साइंस जिसने अपना एक तस्वर पेश किया हाउ साइंस डेवलप्स। कोन का कहना यह है कि कार्ल पॉपर की थ्योरी ऑफ साइंस में प्रॉब्लम यह है कि इट इज नॉट कंसिस्टेंट विद द हिस्ट्री ऑफ साइंस। देखें किसी भी नजरिए के अच्छा होने का एक मयार ये होता है कि वो तारीखी हकायक को एक्सप्लेन करे। तो हिस्ट्री ऑफ साइंस की तरफ वो कहता है अगर हम पलट के देखें तो पॉपर की जो थ्योरी है वो नजर नहीं आती। पॉपर का कहने का तो मतलब ये है कि भाई साइंटिस्ट एक नजरिया बनाते हैं, उसके खिलाफ जैसे ही कोई ऑब्जर्वेशन आती है तो वो छोड़ देते हैं, नया बना लेते हैं, फिर इस तरह वो चलते रहते हैं। वो कहते हैं थ्योरी ऑफ साइंस हैज नॉट डेवलप्ड लाइक दिस। सपोज यानी वो कहता है कि जी फिजिक्स की मिसाल लें। फिजिक्स के अंदर जब सब शुरू में यह तस्वर दिया गया कि जमीन घूमती है और सूरज अपनी जगह खड़ा है, इससे पहले जो प्लेटोनिस तस्वर यानी पटोलमी का जो तस्वर था वो उलट था। वो कहता था कि जमीन साकिन है, सूरज घूम रहा है। और आप देखें हमारी लैंग्वेज भी इसी तरह से डेवलप हुई है ना। हम कहते हैं कि सूरज निकल आया, सूरज गरूब हो गया। भाई हालांकि सूरज तो अब मॉडर्न फिजिक्स के मुताबिक सूरज नहीं निकलता, जमीन सूरज के सामने आती है। तो हमारी लैंग्वेज तो यूं होनी चाहिए थी कि जमीन सूरज के सामने आ गई, जमीन सूरज के सामने से हट गई। बट वी स्पीक इन टर्म्स ऑफ टॉलमिक टर्म्स के जमीन यानी या जो हमारी ऑब्जर्वेशन, हमें तो ऐसा ही लगता है कि सूरज यूं चढ़ा है, दोपहर को हमारे सर पे आ गया, फिर शाम को डूब गया। तो इट सीम्स टू अस, आवर अपरेंट ऑब्जर्वेशन सीम्स टू बी दैट द सन इज बेसिकली रिवॉल्विंग अराउंड अस, है ना, आवर अर्थ। लेकिन जब अल्टरनेटिव व्यू दिया गया कि नहीं सूरज बेसिकली घूमता नहीं है, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, और ये तस्वर के जमीन साकिन है, वो खड़ी हुई है, ये गलत तस्वर है। जब ये तस्वर पेश किया गया तो वो लोग जिनका ये नजरिया था कि नहीं जमीन साकिन है, वो खड़ी हुई है, स्टेशनरी है, उन्होंने कहा कि ओके लेट्स टेस्ट योर थ्योरीज। अब उनके तरह मुनाजरे होते थे बाकायदा। वो कहते थे आओ जी ठीक है, गलीलियो शलीलियो ये सारे लोग जो है वो मुनाजरे करते होते थे जाके। तो वो कहते थे अच्छा तुम्हारी थ्योरी हम इस तरह टेस्ट करते हैं कि ऊंचा सा मीनार बनाते हैं, इसको कहते हैं टावर टेस्ट। यानी अगर आप हिस्ट्री ऑफ आइडियाज में जाके देखें ना तो बहुत सारे टेस्ट मिलते हैं कि वो लोग जो ये दावे कर रहे थे कि सूरज घूम रहा है या जमीन घूम रही है, उनको टेस्ट करने के बहुत सारे उन्होंने मेथडोलॉजीज डेवलप की थी। उनमें से एक था टावर टेस्ट। टावर टेस्ट ये था कि एक लंबा सब खंबा बना लें या टावर बना लें ऊंचा सा, और उसके ऊपर चढ़ कर ना एक बॉल को फेंकते हैं।
एक गेंद को फेंकते हैं। अगर तो जमीन घूम रही है, जैसा कि उनका दावा था कि बहुत तेज स्पीड से घूमती है, तो इस बॉल को सीधा उस यानी जगह आके नहीं गिरना चाहिए जो 90 डिग्री से ऊपर जमीन का निशान बन रहा है। आ रही है ना बात समझ में? यानी फर्ज कर लें मैं 100 फुट ऊंची जगह पे जाके खड़ा हो जाऊं, 200 फुट ऊंची जगह पे जाके खड़ा हो जाऊं, और फिर जो है मैं एक 90 डिग्री पे एक निशान बना लूं, यानी जो खंबे के पैर है, जिस खंबे पे मैं चढ़ गया हूं, तो बॉल अगर मैं ऊपर से फेंकूं और जमीन खिसक जाती है, नीचे से घूमती है, तो उस बॉल को उस निशान पे नहीं गिरना चाहिए, उससे थोड़ा साइड पे गिरना चाहिए, मामूली सा तो साइड पे जाना चाहिए ना, इफ इट इज रिवॉल्विंग। तो both parties used to agree, okay, yes, this is a good test of the theory, let's do it. अब होता यह था कि जब भी वो किसी भी ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ के बॉल फेंकते थे, गेंद हमेशा उस 90 डिग्री के ऊपर आके गिर जाती थी उस निशान पे, and each observation was disproving the claims of those who were claiming that the earth is revolving while the sun is not. हर दफा हर तजर्बे से उनकी ये थ्योरी गलत साबित हो जाती थी। अब अगर पॉपर भाई की बात दुरुस्त है कि scientists basically negate the ideas that are disproved in the light of observation and then they adopt a new one, तो होना ये चाहिए था कि इस तरह के बेशुमार टेस्ट्स के नतीजे में ये जो नजरिया गलत साबित हो रहा था कि जमीन जो है वो घूमती है, साइंसदानों को फौरन उसे छोड़ देना चाहिए था और उनको कोई नया इख्तियार करना चाहिए था। लेकिन हिस्ट्री ऑफ आइडियाज में हम देखते हैं ऐसा नहीं हुआ। साइंसदानों ने इस नजरिए को नहीं छोड़ा, इसके लिए कुर्बानियां भी दी, यहां तक कि एक ऐसा दौर आया जब ये बात मालूम हुई कि जमीन जो घूमती है वो अपने पूरे ग्रेविटेशनल पुल जो उसका इलाका है उसके समेत घूमती है। जब ये हाइपोथेसिस सामने आया तब मालूम हुआ कि ये टेस्ट ही गलत था। देखें ना, यानी आप इसको यूं देखें कि जमीन ग्रेविटेशनल पुल के साथ घूमने का मतलब यह है कि हर चीज जो जमीन के अंदर है वो भी उसके घूमने के सिस्टम के अंदर है। जैसे आप देखें, अगर आप एक ट्रक के अंदर हैं, एक है फर्ज करें एक बड़ा सा ट्रक है जिसके पीछे ट्रॉला लगा हुआ है जिसमें आप जो है वो बैठे हुए हैं, और ट्रक 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। अब अगर आप एक बॉल को ऊपर उछालें तो बॉल वहीं गिर जाएगी, उसी सीध में 90 डिग्री पे नीचे आके गिरेगी। क्यों? क्योंकि बॉल भी जब वो ट्रक के अंदर है वो 90 डिग्री की या 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। हाँ, अगर आप अच्छा इसी तरीके से फर्ज कर लें आप उस ट्रॉले के एक तरफ एक आप खड़े हो जाएं और एक तरफ दूसरा आपका दोस्त खड़ा हो जाए और आप बॉल को कैच कैच खेलना शुरू कर दें, तो वो बॉल हमेशा आपके हाथों में आएगी। क्यों? क्योंकि आप भी 100 किलोमीटर की स्पीड पर है, बॉल भी 100 किलोमीटर की स्पीड पर है। लेकिन फर्ज कर लें आपके ट्रक के साथ एक कार वाला जा रहा है आपका दोस्त है, और आप बॉल को उछालते हैं उसकी कार की तरफ ताकि वो कैच कर ले, और उसकी और आपकी गाड़ी में 1 मीटर का फासला है, वो भी 100 किलोमीटर पे चल रहा है, आप भी 100 किलोमीटर पे। जब आप बॉल उसकी तरफ उछालेंगे तो अब बॉल सीधी उसके हाथ में नहीं जाएगी बल्कि पीछे चली जाएगी। क्यों? उसकी वजह यह है कि जैसे ही आपने बॉल को ट्रक की डोमेन से बाहर धकेला, तो जो बाहर का इलाका है ट्रक से बाहर की, आपके ट्रॉले से बाहर की जो फिजा है वो 100 किलोमीटर की स्पीड पे नहीं चल रही, आपकी ट्रक की स्पीड 100 किलोमीटर थी। जैसे ही बॉल उसकी डोमेन से बाहर गई अब वो 100 किलोमीटर की स्पीड पे नहीं रही, अब वो पीछे गिर जाएगी। लेकिन अगर आप ट्रक के अंदर मतलब कैच कैच खेलेंगे तो वो हमेशा आपके हाथों में आती रहेगी। क्यों? क्योंकि अब वो भी उस सिस्टम के अंदर रहते हुए वो 100 किलोमीटर पे है। तो व्हेन दिस आइडिया केम इन, यानी मतलब ये कि जब ट्रक चलता है तो अपने अंदर यानी जो ट्रॉले के अंदर जितना एरिया सबको साथ लेके चलता है, तो उनका ख्याल ये था कि ये जो जमीन के इर्द गिर्द जो ग्रेविटेशनल पुल है इसकी, ये जो जिससे वो चीजों को खींचती है, जमीन इसके समेत घूम रही है। तो हर वो चीज जो इस डोमेन के अंदर है, इस ग्रेविटेशनल पुल सिस्टम के अंदर है, वो उतनी ही रफ्तार से घूमती है जितनी रफ्तार से जमीन। तो इसलिए जब आप बॉल को ऊपर से जाके फेंकते हैं तो वो 90 डिग्री पे गिर जाती है आगे। यानी इन अदर वर्ड व्हाट दे डिस्कवर्ड लेटर ऑन कि ये जो 90 डिग्री पे बॉल पे आके गिरना इसलिए नहीं है कि जमीन साकिन है, बल्कि इसलिए कि जमीन घूम रही है अपने पूरे
ग्रेविटेशनल पुल के साथ। अब ये बात तो बहुत बाद में आके मालूम हुई, शुरू में नहीं मालूम हुई। अब अगर पॉपर की बात दुरुस्त होती तो साइंसदान फौरन छोड़ देते, बट दे कंटिन्यूड विद देयर थ्योरी एंड दे अल्टीमेटली फाउंड ए सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम। कि भाई वो, यानी इन अदर वर्ड्स उस सोल्यूशन ने ये बता दिया कि टेस्ट ही गलत था, टेस्ट करने का तरीका ही गलत था, लेकिन ये बाद में पता लगा। तो इसका मतलब ये है कि साइंसदान तो अपनी थ्योरीज नहीं छोड़ते, दे आर डॉगमेटिक, दे कंटिन्यू विद देयर थ्योरीज। अच्छा, इसी तरीके से आप इकोनॉमिक्स में मिसाल लें, इकोनॉमिक्स तो भरी पड़ी है। अभी मैं सिर्फ आपको एक मिसाल देता हूँ। आपने जो है वो पढ़ा हुआ होगा, वो ट्रेड की थ्योरी के अंदर हेक्स्चर-ऑलन थ्योरम। हेक्स्चर-ऑलन थ्योरम ये कहता है कि अ कंट्री एक्सपोर्ट्स दैट कमोडिटी व्हिच यूजेस इट्स एक्सटेंसिव या अबंडेंट फैक्टर अबंडेंटली इन द प्रोडक्शन ऑफ एनीथिंग, जिसमें उसका ज्यादा फैक्टर ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि उससे फिर उसकी कॉस्ट कम हो जाती है और वहां से कंपैरेटिव एडवांटेज आ जाता है उसको। तो इसका मतलब यह है कि जिस कंट्री के पास कैपिटल ज़्यादा है वो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट करेगा, और जिसके पास लेबर ज़्यादा है वो लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट करेगा। अब जब हेक्स्चर-ऑलन थ्योरम को टेस्ट करने के लिए लियोनटेफ ने डेटा इकट्ठा किया, तो ही फाउंड पैराडॉक्सिकल रिजल्ट्स फॉर अमेरिकन इकोनॉमी, है ना, ये आपने पढ़ा होगा लियोनटेफ पैराडॉक्स। क्या अमेरिकन इकोनॉमी, उसने कहा कि जी ये कैपिटल इंटेंसिव है तो उसूलन इसकी एक्सपोर्ट्स कैपिटल इंटेंसिव और इंपोर्ट लेबर इंटेंसिव होनी चाहिए, बट द रिजल्ट टर्न्ड आउट टू बी ऑपोजिट। अमेरिकन एक्सपोर्ट्स टर्न्ड आउट टू बी लेबर इंटेंसिव एंड इंपोर्ट्स टर्न्ड आउट टू बी कैपिटल इंटेंसिव। अब जाहिर है ये जो टेस्ट था ये हेक्स्चर-ऑलन थ्योरी की क्लियर कट रेफ्यूटेशन नजर आता है, लेकिन क्या इकोनॉमिस्ट ने यानी ऐसा किया कि हेक्स्चर-ऑलन थ्योरम को कहा बिल्कुल गलत है और तौबा करो इससे, और आइंदा हम इसका बिल्कुल कभी नहीं पढ़ाएंगे, किसी किताब में जिक्र भी नहीं करेंगे, क्योंकि तो गलत ख्याल है, अब नया ख्याल पढ़ाएंगे। ये 1939 में उसने टेस्ट किया था, तो 80 साल बाद भी आपकी ट्रेड थ्योरी में लिखा हुआ है, यही पढ़ा रहे हैं आपको। तो अगर उसकी बात दुरुस्त होती तो ये तो फिर छोड़ देते इकोनॉमिस्ट, फटाफट नया नया चीज की तरफ चले जाते, है ना। और अगर आप हिस्ट्री ऑफ आइडियाज की तरफ जाएं तो आपको मालूम होगा कि खुद लियोनटेफ ने उल्टी सीधी तशरीहें पेश की उसकी एडहॉकिज्म। अच्छा भाई, उसकी वजह ये हो सकती है कि यह डेटा गलत हो। सबसे पहला एतराज जो उसके थ्योरी पर किया गया वो यही था, उसके रिजल्ट पे जो किया गया वो यही था कि भाई आपने वर्ल्ड वॉर के दौरान का जो यानी दौरान का आपने डेटा शेटा ले लिया वॉर टाइम का, ये तो रिफ्लेक्टिव डेटा ही नहीं है। अब आप जरा वापस जाएं उस बात जो पॉइंट नंबर 2 में हमने डिस्कस किया है कि थ्योरीज आर नॉट, इट इज नॉट इजी टू यानी disprove a theory, because there is always a possibility of saying that the data is not correct, and this is exactly what was said in the case of Heckscher-Ohlin theories test by the Leontief कि भाई तुम्हारा डेटा ठीक नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा नहीं, अमेरिकन इकोनॉमी की जो लेबर है ना वो दूसरे कंट्रीज के मुकाबले में ज़्यादा प्रोडक्टिव है, 3 टाइम ज़्यादा प्रोडक्टिव है। तो अगर मैं अमेरिकन लेबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देन अमेरिका बिकम्स लेबर इंटेंसिव कंट्री, बेसिकली लेबर अबेंडेंट। अब ये एक एडहॉक बात है बस, और कुछ भी नहीं है। भाई जाहिर है अगर अमेरिकन लेबर ज़्यादा प्रोडक्टिव है तो वाई शुड नॉट बी अस्यूम कि अमेरिकन कैपिटल विल ऑल्सो बी मोर प्रोडक्टिव। अब ये इसको कहते हैं एडहॉकिज्म, कि मैं एक ऐसी बात कर लूँ जिससे मेरी थ्योरी गलत साबित ना हो, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर आपने ट्रेड का कोई एडवांस कोर्स पढ़ा हो तो आपको ये बात मालूम हुई होगी कि एच ए थ्योरम है ना, एच ओ थ्योरम, ये जो हेक्स्चर-ऑलन थ्योरम, इसकी एक एडवांस वर्जन है जिसको कहते हैं एच ओ वी थ्योरम, हेक्स्चर-ऑलन वेनम थ्योरम। और वो ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि क्यों अमेरिकन डेटा ऐसा हुआ, और वो उसकी थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन देता है। तो ये बहुत बाद में जाके एक बंदे ने एच ओ वी वेनम, एक और बंदे ने हेक्स्चर-ऑलन के साथ अपनी एक बात मिलाकर एक नया थ्योरम डिस्कवर किया, और उस थ्योरम के मुताबिक वो टेस्ट जो हेक्स्चर-ऑलन थ्योरम का किया गया था लियोनटेफ के जरिए वो बिल्कुल ठीक था और यही रिजल्ट आने चाहिए थे, लेकिन ये बहुत बाद में हुआ। एच ओ वी थ्योरम जरा एडवांस फॉर्म है इसकी। तो अब आप देखेंगे साइंसदानों ने तो, इकोनॉमिक्स ने तो नहीं छोड़ी अपनी बात, और इकोनॉमिक्स में तो माशाल्लाह भरी पड़ी है, हर बात गलत साबित होती है। ग्रेट डिप्रेशन आता है, यानी इकोनॉमिक्स, क्लासिकल इकोनॉमिक्स के फेस पे बिल्कुल खिलाफ।
फिर उसके बाद जो है वो आ गया, यानी फिलिप्स कर्व आ गया, उसने केनेजियन मैक्रो इकोनॉमिक्स को गलत साबित कर दिया, लेकिन केनेजियंस ने तौबा थोड़ी कर ली थी, दे आर कंटिन्यूइंग विद देयर आइडियाज। उसके बाद आप देखें, यानी आपको आज तक पढ़ाया जाता है मार्केट इकोनॉमी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त होती है, बड़ी तरक्की होती है, एफिशिएंट होती है, और हर यानी एक दिहाई के अंदर अंदर दुनिया में बदतरीन किस्म का रिसेशन आता है, और उसके बावजूद भी आपको किताबों में यही पढ़ाया जाता है, नहीं नहीं ये माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है, सब कुछ अच्छा है, बड़ा इसमें कोई मसला नहीं है। तो भाई अगर यानी टेस्ट एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन से हम थ्योरी को रिफ्यूट करने के लायक हो जाते हैं, तो व्हाई दीज थ्योरीज आर नॉट बीइंग रिफ्यूटेड बाय इकोनॉमिस्ट, व्हाई आर दे कंटिन्यूइंग विद इट? So this is a clear proof of the fact that scientists are no more different than other non-scientists in the sense that they are also dogmatic people. They continue to prove their theories. और देखें यूं समझें कि साइंसदान इंसान होते हैं, ठीक है ना। इस बात को हम अगले यानी थ्योरीज में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यानी इंसान जैसे अपने पूरे जज्बात ख्यालात के साथ किसी अमल में शरीक होता है, तो साइंसदान भी ऐसे ही है। ऐसा थोड़ी वो साइंस करते हुए अपने जज्बात, अपने तासुबात, अपनी अना, इन तमाम चीज़ों को कहीं मतलब सर्द खाने में रख कर आता है और अब प्योर यानी वो किसी माइंडसेट के साथ इल्म की जस्तजू करना शुरू करता है। खैर, तो यानी दिस बेसिकली शोज द लिमिटेशन ऑफ द पॉपर्स व्यू ऑफ साइंस। तो अब हमें मालूम हुआ कि ना साइंस जो है वो ऑब्जर्वेशन यानी प्रूफ के मेथड से आगे बढ़ती है, ना ही वो डिसप्रूफ के मेथड से बढ़ती है, तो फिर भाई बढ़ती कैसे, हाउ साइंस एक्चुअली डेवलप्स। तो वी विल डिस्कस द आइडिया गिवन बाय कोहन एंड लेकाटोस इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। तो आप ये लेक्चर सुन लें, और जुमेरात वाले दिन हम 2 बजे से 3 बजे के दरमियान एक सेशन करेंगे ऑनलाइन। वस्सलामु अलैकुम।